दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं। कहानी का नाम है द ह्यूमन कल्टिवेटर, राइज ऑफ द रूटलेस हीरो। हाँ, और ये कोई आम जादुई कहानी नहीं है जहां नायक बस अपनी शक्तियां खोजता है। बिल्कुल नहीं। एक सीन की कल्पना करते हैं। कोई साधारण सा परिवार है, अपने घर के सुरक्षित और शांत आंगन में बैठा है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, आसपास खेत हैं, उगाई हुई सब्जियां हैं, एकदम शांति। हाँ, और अचानक एकदम आसमान से एक खून से लथपथ देवता सीधा उसी आंगन में आ गिरता है। बाप रे, एकदम फिल्मी एंट्री। वही तो। और उसके पास एक ऐसा राज है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। मतलब एक ऐसे परिवार के लिए जिसका जादू या सत्ता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। बिल्कुल। इस कहानी का जो मूल आधार है ना, वो सिर्फ जादुई शक्तियों या हवा में उड़ने वाले योद्धाओं तक सीमित नहीं है। तो फिर असल में ये किस बारे में है? देखिए, अगर हम इसके संरचनात्मक पहलू को समझे तो ये एक बेहद क्रूर व्यवस्था की कहानी है। कैलोस। हाँ, नाम की ये दुनिया एक ऐसा समाज है जहां ताकत कोई कमाई हुई चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक क्या कहते हैं उसे, जेनेटिक और स्पिरिचुअल लॉटरी है। हम अक्सर फैंटेसी में देखते हैं कि आम इंसान और इमॉर्टल्स यानी कल्टिवेटर्स के बीच एक फासला होता है। हाँ, आमतौर पर ये फासला पैसे या वर्ग का होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये वजूद का फासला है। अमर कल्टिवेटर्स आम इंसानों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। बाप रे। और यहीं से इस कहानी का असली तनाव पैदा होता है। बिल्कुल। और इस तनाव के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है हमारा नायक वेड, जो इस पूरी जादुई व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि वो सबसे अलग है। हाँ, हम जानते हैं कि कैलोस की दुनिया में 18 साल की उम्र में कुछ भाग्यशाली लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल रूट यानी आध्यात्मिक जड़ जागृत होती है। सही कहा। लेकिन वेड के मामले में उसके पास ये जड़ है ही नहीं। वो पूरी तरह से रूटलेस है, मतलब शून्य है। तो मैं ये सोची थी कि ये स्पिरिचुअल रूट असल में काम कैसे करती है। बहुत सटीक तकनीकी सवाल है। मतलब क्या ये कोई शारीरिक अंग है जिसे छुआ जा सके, या सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा है? क्योंकि वेड की कमजोरी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पिरिचुअल रूट को हम एक बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंडक्टिविटी की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब एक चालक की तरह। हाँ, ये कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे सर्जरी करके निकाला जा सके, बल्कि ये शरीर की नसों और आत्मा के बीच का एक पुल है। समझ रही हूँ। हाँ, हवा में जो जादुई ऊर्जा मौजूद होती है ना, जिसे कल्टीवेशन एनर्जी कहते हैं, उसे खींचकर शरीर के अंदर स्टोर करने का काम यही जड़ करती है। और जिसके पास ये जड़ नहीं है, जैसे हमारा वेड, उसके लिए हवा में मौजूद जादू वैसा ही है जैसे हमारे लिए रेडियो तरंगे। मतलब वो हर जगह हैं, हमारे शरीर के आर पार जा रही। लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते, ना ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। वेड की स्थिति एकदम यही है। उसका शरीर उस ऊर्जा के लिए पूरी तरह से कुचालक यानी इंसुलेटर है। तो यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर वेड उस ऊर्जा के लिए इंसुलेटर है, तो उसके आसपास का माहौल एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर रहा है। हाँ, वो पहाड़ वाली बात ना। हाँ। नोट्स बताते हैं कि वेड अपनी छोटी बहन ईमा, जिसे वो प्यार से इशू कहता है, और अपने माता पिता के साथ जिस पहाड़ पर रहता है, वहां की मिट्टी में स्पिरिचुअल एनर्जी कूट कूट कर भरी है। एकदम सही। मतलब वहां की गोभी, टमाटर या कोई भी फल सब्जी आम दुनिया से 10 गुना बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर उस जगह का पर्यावरण इतना जादुई है, तो वहां रहने वाले जानवर या खुद वेड के शरीर पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता? ये बहुत ही दिलचस्प पारिस्थितिक नियम है। देखिए, पेड़ पौधे पैसिव रूप से ऊर्जा सोखते हैं, मतलब निष्क्रिय रूप से। हाँ, उनकी जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों के साथ साथ उस स्पिरिचुअल ऊर्जा को भी सोख लेती हैं, जिससे उनकी कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। नहीं, इंसान या जानवरों को कल्टीवेट करने के लिए एक्टिव चैनलिंग की जरूरत होती है। वेड उस जादुई पहाड़ पर बिल्कुल एक सीलबंद कांच के जार की तरह है, जिसे एक ऊर्जा के समंदर में फेंक दिया गया। ये एनालॉजी बहुत सही है। समंदर का पानी जार के चारों तरफ है, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल। और ये वैसा ही है जैसे आप एक ऐसे ओलंपिक विलेज में पैदा हुए हों जहां हर किसी के पास सुपर पावर है, लेकिन आपको रेस के ट्रैक पर चलने तक की इजाजत नहीं है। बाप रे, ये तो रोज रोज का मानसिक टॉर्चर है।
वो पहाड़ों ने पनाह तो देता है, लेकिन वेड को हर दिन ये एहसास दिलाता है कि वो ताकतवर नहीं है। और यही शक्तिहीनता उसके हर फैसले को प्रभावित करती है। हाँ, और अब हम उस घटना पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का ट्रिगर पॉइंट है। वेड अपनी बहन ईमा से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। एक दिन बगीचे में खेलते समय ईमा का वो खास कड़ा टूट जाता है जो वेड ने उसे उसके 8वें जन्मदिन पर दिया था। और ईमा रोने लगती है। हाँ, और वेड तय करता है कि वो उस कड़े को बनाने वाला खास धातु वापस लेकर आएगा। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। वो धातु पहाड़ के दूसरे कोने पर मिलती है, जो कि एक डेथ जोन है। हाँ, बहुत ही खतरनाक इलाका, जहाँ आने जाने में पूरा एक दिन लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक साधारण बिना शक्तियों वाले लड़के का एक खिलौने के लिए मौत के मुंह में जाना, क्या ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला नहीं था? ईमा खुद भी तो उसे रोक रही थी। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ तर्क की कसौटी पर कसें तो ये निश्चित रूप से एक आत्मघाती कदम लगता है। एक आम इंसान का वहां जाना बेवकूफ़ी ही है। वही तो। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझे ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। वेड एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां वो अपने परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। वो कोई कल्टीवेटर तो है नहीं। बिल्कुल, वो अपनी बहन के चारों ओर कोई जादुई ढाल नहीं बना सकता। ऐसे में वो कड़ा सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था। तो वो क्या था? वो वेड के प्यार, उसकी अहमियत और एक बड़े भाई के तौर पर उसकी पहचान का प्रतीक था। उस कड़े का टूटना वेड के लिए अपनी बहन की खुशी को न बचा पाने की विफलता थी। अच्छा, मतलब जब आपके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती तो आप भावनात्मक प्रतीकों से अपनी कीमत तय करते हैं? एकदम सही। वेड का वो खतरनाक सफर असल में अपनी खोई हुई अहमियत को वापस पाने की एक हताश कोशिश थी। ये नजरिया सच में सोचने पर मजबूर करता है। और ये कितनी अजीब बात है ना कि उसकी इस हताशा से भरी यात्रा ने ही असल में एक बटरफ्लाई इफेक्ट को जन्म दिया। कैसे? देखिए, अगर वो अपनी बहन के आंसुओं को देखकर घर पर ही रुक जाता तो शायद वो उसी दिन मारा जाता। अरे हाँ, क्योंकि उसके घर से दूर जाने का वो फैसला ही उसे उस ग्राउंड जीरो से दूर ले गया। बिल्कुल, जहां कुछ ही घंटों बाद महाविनाश होने वाला था। और यहीं से कहानी अपने छोटे से पारिवारिक दायरे से बाहर निकलकर कैलॉस की विशाल राजनीति से टकराती है। वेड के जाने के कुछ ही समय बाद वो घटना घटती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। आसमान से एक घायल कल्टीवेटर सीधा उनके घर के पास गिरता है, खून से लथपथ। हाँ, ईमा बुरी तरह सहम जाती है, लेकिन वेड के माता पिता, जो स्वभाव से बहुत दयालु हैं, वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस अजनबी का इलाज करने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ, और जब उसे होश आता है तो वो ईमा को एक कैंडी देता है और अपना नाम जेलोर बताता है। लेकिन जेलोर कोई साधारण राहगीर तो था नहीं, वो डेमन नाइट हॉल का एक कल्टीवेटर था। तो मैं ये सोच रही थी कि एक मॉर्टल परिवार जो कल्टीवेटर्स के अत्याचारों को जानता है, वो डेमन यानी राक्षस शब्द से जुड़े गुट के इंसान की मदद करने का जोखिम क्यों उठाएगा? यहाँ हमें ये समझना होगा कि आम इंसानों के लिए इन सेक्स का क्या मतलब है। उनके लिए स्काई क्लाउड सेक्ट या डेमन नाइट हॉल के बीच का फर्क वैसा ही है जैसे चींटियों के लिए दो अलग अलग हाथियों के बीच का फर्क। मतलब जब हाथी लड़ते हैं तो चींटियां सिर्फ कुचली जाती हैं। बिल्कुल। वेड के माता पिता ने एक डेमन कल्टीवेटर को नहीं देखा था, उन्होंने खून से सने एक मरते हुए इंसान को देखा था। उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह मानवीय थी। हाँ, और यही मानवीयता कल्टीवेटर्स की उस ठंडी सत्ता वाली दुनिया के बिल्कुल उलट है जहां से जेलोर भाग कर आया था। और जेलोर भाग क्यों रहा था, ये इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। जेलोर बताता है कि स्काई क्लाउड सेक्ट का पैविलियन मास्टर स्काइलर दुनिया पर राज करने के लिए एक महाविनाशकारी हथियार बना रहा था, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हाँ, जिसका ब्लूप्रिंट जेलोर ने खोज निकाला। जेलोर ने ना सिर्फ हथियार बनाने वालों को मारा, बल्कि उस ब्लूप्रिंट को भी नष्ट कर दिया ताकि वो तकनीक किसी के हाथ न लगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कल्टीवेटर्स तो वैसे ही भगवानों जैसी ताकत रखते हैं ना। वे पहाड़ तोड़ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, फिर उन्हें किसी मशीन की क्या जरूरत? ये सीधा हथियारों की होड़ या आर्म्स रेस से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, वे अमर हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। कैलोस में कई सेक्ट और गुट हैं। जब आपके दुश्मन भी भगवान होना, तो सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं होता। तो क्या चाहिए होता है? आपको एक ऐसी निरोधक क्षमता, एक डिटरेंस चाहिए जो एक झटके में पूरे गुटों को मिटा सके। कल्टीवेशन में सदियां लग जाती हैं, लेकिन एक महाविनाशकारी हथियार, वो आपको रातों रात दुनिया का सम्राट बना सकता है। बाप रे, जेलोर ने उस हथियार को नष्ट करके एक तानाशाही के सपने को तोड़ा था।
ये तो ऐसा हुआ जैसे आप बगीचे में चाय पी रहे हैं और कोई जेम्स बॉन्ड का विलेन आपके तुलसी के पौधे पे आ गिरे। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। ये स्थिति सच में दिमाग सुन कर देने वाली है। वो राज एक ऐसे परिवार के पास पहुंच गया है जिनकी अपनी कोई अहमियत ही नहीं है। और ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मौत खुद उस आंगन तक पहुंच जाती है। स्काइलर जेलोर को ढूंढ निकालता है और उसी बगीचे में एक भयंकर जादुई युद्ध शुरू हो जाता है और छोटी ईमा छुपकर ये सब देख रही होती है। ये युद्ध सिर्फ दो ताकतों का टकराव नहीं था। हाँ, जेलर उस हथियार को नष्ट करके दुनिया को बचाना चाहता था, जबकि स्काइलर उसे सजा देना चाहता था। हाँ। अपनी चोटों के बावजूद जेलर पलटवार करता है। वो अपनी सबसे घातक तकनीक डेमन फ्लाई हॉल का उपयोग करने ही वाला होता है कि तभी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। एक ऐसा धोखा जो इंसानियत पर से भरोसा उठा दे। पीछे से अचानक एक तलवार जेलोर के आर पार हो जाती है और जब वार करने वाले का चेहरा सामने आता है तो वो दुश्मन नहीं था, वो डेमन सेक्ट का पेविलियन मास्टर हॉर्ड था, मतलब खुद जेलोर का अपना गुरु। ये बहुत बड़ा सदमा था। सोचिए, जिसने बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसने तलवार थमाई हो, वही गुरु पीठ में छुरा घोंप दे। ये तो आत्मा की हत्या थी। बिल्कुल। और यहाँ जो पर्दाफाश होता है ना, वो कल्टीवेटर्स की दुनिया को नंगा कर देता है। हॉट स्वीकार करता है कि असल में वो खुद भी उस हथियार को चाहता था। मतलब वो दोनों मिले हुए थे। हाँ, वो 100 सालों से स्काइलर के साथ मिलकर योजना बना रहा था। ये जो डेमन सेक्ट और स्काई क्लाउड सेक्ट की दुश्मनी दुनिया को दिखाई जाती थी, वो सिर्फ एक दिखावा थी। हे भगवान, जेलोर को एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसका विश्वास, सब कुछ एक बहुत बड़े झूठ पर टिका था। और इस धोखे का मनोवैज्ञानिक वजन इतना भारी है कि वो जेलोर के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। और जब विश्वास इस कदर टूटता है तो खोने के लिए कुछ नहीं बचता। यहीं पर कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। दिल टूटने के बाद जेलोर एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो अपनी लाइफ एनर्जी को जलाना शुरू कर देता है। वो अपनी बची खुची जिंदगी, अपनी पूरी कल्टीवेशन को एक आखिरी प्रहार में झोंक देता है। उसकी तलवार एक विशालकाय तलवार में बदल जाती है। पर ये लाइफ एनर्जी जलाना, ये काम कैसे करता है? ये कोई साधारण जादू नहीं है। इसे आप आत्मा का न्यूक्लियर फिजन या परमाणु विखंडन कह सकते हैं। बाप रे! जब एक कल्टीवेटर अपनी लाइफ एनर्जी को जलाता है तो वो अपने भविष्य के बचे हुए सालों को अपनी आध्यात्मिक जड़ को जबरन तोड़कर एक पल की ऊर्जा में बदल रहा होता है। मतलब वो अपनी ही जान ले रहा है। हाँ, ये अपूर्णीय है। वो जो विशालकाय तलवार बनी, वो धातु की नहीं थी। वो जेलोर की जलती हुई आत्मा और उसके गुस्से का भौतिक रूप थी, जिसके बाद शरीर बस राख बन जाता है। बिल्कुल। और वो प्रहार इतना भयानक था कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक ही वार से हॉर्ड का एक हाथ कट गया और स्काइलर की एक आंख हमेशा के लिए फूट गई और जेलोर बेजान होकर गिर पड़ा। लेकिन और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है, वो अमरों की दुनिया के कुलीन लोग हैं। वे मरते नहीं हैं। हाँ, उनके सेफ्टी नेट्स। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी जान जा रही है, उन्होंने तुरंत स्पिरिचुअल पिल यानी जादुई दवाइयां खा लीं। ये सुनकर इतनी हताशा होती है कि एक इंसान का अपनी पूरी आत्मा को जला देना भी उन देवताओं को खत्म नहीं कर पाया। यही तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी नाइंसाफी है। वो अपने ही छात्रों की बलि चढ़ा सकते हैं, दुनिया को तबाह कर सकते हैं और फिर एक गोली खाकर जिंदा बच सकते हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सब तबाही उस जगह हुई है जो कुछ ही घंटों पहले एक साधारण परिवार का पनागार था। और वेड वहां मौजूद ही नहीं था। हाँ, वो तो अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए उस खतरनाक धातु की तलाश में मीलों दूर था। उसे पता ही नहीं कि उसके घर में क्या चल रहा है। हॉर्ड और स्काइलर अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने एक ऐसी जगह को तबाह कर दिया जिसका इस राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, एक दिन की लंबी और जानलेवा यात्रा के बाद जब वेड वो धातु लेकर वापस लौटेगा कि अब वो अपनी बहन को खुश देख सकेगा। लेकिन जब वो शांत पहाड़ पर कदम रखेगा तो उसे वहां क्या मिलेगा? जहां कभी स्वादिष्ट फल होते थे, वहां अब राख और खून होगा। एक योद्धा की लाश होगी और उसका परिवार शायद मारा जा चुका होगा। हॉर्ड और स्काइलर गोलियों से भले ही बच गए हों, लेकिन उन्होंने अनजाने में अपने लिए एक नई मौत को जन्म दे दिया है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि कैलोस की दुनिया पूरी तरह से स्पिरिचुअल रूट पर टिकी है। वे हर चीज को इसी जड़ के जरिए मापते हैं। लेकिन वेड के पास तो कोई जड़ ही नहीं है।
वो उनके रडार पर है ही नहीं, वो उनके जादुई समीकरणों में एक शून्य है। और गणित का नियम कहता है कि आप शून्य को किसी भी बड़ी संख्या से गुणा कर लें, वो उसे शून्य ही कर देता है। क्या बात है। जिन अमर देवताओं ने अभी अभी अपनी जान बचाई है, क्या वे एक ऐसे इंसान के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हैं जिसे उनके जादुई नियमों ने कभी खेलने की इजाजत ही नहीं थी? जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, क्या शून्य में से कोई ऐसा तूफान उठ सकता है जो अमरों की सत्ता को हमेशा के लिए हिला दे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।